दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हिंदी की पहली क्लास होगी, थ्योरी वाली। तो आप लोग इसको जरूर देखें, क्योंकि अगर थ्योरी पता होगी तभी क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी, जो यूपी टेट सुपर टेट में बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी। ठीक ना? तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखने से पहले हम इसका थ्योरी देखेंगे। जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम तुरंत प्रश्न पर आ जाएंगे। ठीक ना? तो आइए हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण का व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण का जो व्यवस्थित क्रम होता है या समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना? जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज जइया, ये व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि क आ गया फिर उसके बाद घ आ गया, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। ठीक ना? तो वही कह रहा है कि व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला को अगर तोड़ेंगे तो वर्ण और माला, तो इसका मतलब यह हो गया कि वर्ण और माला को मिल करके वर्णमाला बना है। जैसे माला नुमा। ठीक ना? इधर से आएंगे इसी तरह बनेगा। ठीक, ये नहीं कि भी यहाँ आ गए कुछ फिर यहाँ आ गए फिर यहाँ आ गए, ऐसे नहीं। ठीक ना? तो देखिए आगे देखते हैं, वर्ण क्या होता है। वर्ण जो होता है भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है। ठीक ना? वर्ण जो होता है भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है। और देखिए, सभी स्वर जो होते हैं अच होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अच होते हैं। और सभी व्यंजन क्या होते हैं? हल होते हैं। ठीक ना? तो जैसे स्वर अ आ ई आदि सभी स्वर क्या होते हैं? अच होते हैं। आ और देखते हैं हलंत युक्त व्यंजन अया अर्ध व्यंजन कहते हैं। ठीक ना? किसको? जिस पर क पर हलंत हो, ख पर हलंत हो, च पर हलंत हो, मतलब जिस वर्ण पर हलंत हो वह व्यंजन कहलाता है। ठीक ना? आप व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक ना? जैसे क बोलना है तो क प्लस अ आएगा, तभी क बोलेंगे। ठीक ना? देखिए, भाषा की इकाई क्या क्या होती है। तो जो भाषा की इकाई होती है ध्वनि होती है। ठीक ना? जो देखिए, ध्वनि क्या क्या होता है। ध्वनि अलिखित अमूर्त अदृश्य होती है। मतलब ध्वनि लिखी नहीं जाती है, या अमूर्त होती है और अदृश्य होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वह तो दिख नहीं रही है। ठीक ना? और अदृश्य है, और बिना लिखे हम बोल रहे हैं। ठीक ना? ऐसे तो ध्वनि क्या होती है? अलिखित अमूर्त अदृश्य होती है। और क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। किस दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। ठीक ना? उच्चारण की दृष्टि से क्या होती है? ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। और देखिए, ध्वनि क्या होती है? केवल मौखिक रूप से प्रयोग की जाती है। ध्वनि सिर्फ मौखिक रूप से प्रयोग की जाती है। आइए देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण या अक्षर भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण या बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं। ठीक ना? ध्वनि क्या है? यह लिखित रूप से नहीं होती है, यह भाषा की एक इकाई होती है, यह अमूर्त होती है। ठीक ना? और अदृश्य होती है। और वर्ण क्या होता है? यह अक्षर, यह भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई होती है, जो दृश्य होती है, मूर्त होती है। ठीक ना? क्यों दृश्य होती है? क्योंकि हम लिख करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिख रहे हैं तो हम देख ले रहे हैं। ठीक ना? और देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वर्ण या अक्षरों का एक समूह होता है। ठीक ना? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। ठीक ना? क्वेश्चन आता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण बोलेंगे या अक्षर बोलेंगे। ठीक ना? आगे देखते हैं पद क्या होता है। पद है भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई। व्याकरणिक योग्यता से मुक्त होने पर
शब्द को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। कह रहा है कि भाषा की जो व्याकरणिक इकाई होती है, ठीक ना, वह जब शब्द में हो जाता है तो तब क्या होता है? वह पद होता है, ठीक ना। कहने का मतलब यही है। वाक्य देखते हैं क्या होता है। भाषा की पूर्ण सार्थक समूह या इकाई शब्दों या पदों का व्यवस्थित समूह होता है। वाक्य क्या होता है? भाषा की पूर्ण सार्थक समूह इकाई या शब्दों या पदों का व्यवस्थित समूह होता है, जिसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक ना। आइए नोट में देख लेते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का वह सार्थक समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जब वही शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जब व्याकरण में हो जाएगा, व्याकरण के नियम में बंध जाएगा, तब उसी को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। और व्याकरण के नियम में नहीं बंधा है तो वह शब्द कहलाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 53 होती है। कितनी होती है? 53 होती है। अभी बताएंगे कैसे 53 होती है। हर जगह आप देखेंगे 52, ठीक ना। 53 वाला भी हम बता रहे हैं कौन होती है? 52 होती है ना। और एक विशेष अक्षर है नया, वह ऐसे जैसे मेला हमें लिखना होता है, मेला अभी मिटा देंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं मेला, ठीक ना। और एक मेला लिखने का ये भी नहीं आया है, मेला, ये भी मेला है, ठीक ना। तो यही है, यही जो है नया शब्द है, ठीक ना। और देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने तो है? 11 और व्यंजन 33, कुल मिलाकर के 44 होते हैं वर्ण। कितने होते हैं? 44 वर्ण या अक्षर 44 होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण के पाणिनि अष्टाध्यायी पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक ना। इसमें 8 अध्याय है। इसका भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही इसमें यथेष्ट इतिहास विषयक सामग्री भी उपलब्ध है, ठीक ना। आइए व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा को व्यवस्थित करने के नियम को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को व्यवस्थित करने के नियम को हम व्याकरण कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला लेखन के आधार पर, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितने होते हैं स्वर? 13 स्वर होते हैं। अभी हम बताए 11 स्वर ना, मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार पर पूछेगा तो 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक ना। ये कुल मिलाकर के 13 हो गए, यहाँ से यहाँ तक। और कह रहा है इनमें अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। यही अंग और अह मिलकर के 13 हो रहे हैं, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं? अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे अयोगवाह, ठीक ना। यो क्या है? अयोगवाह है, अंग और अह, ठीक ना। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कुल 25 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं। सभी 5 5वां 25, 5 वर्ग होता है 55 का, वह सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक ना। क वर्ग, प वर्ग होता है ना,
अर्थात क से म तक के जितने है सब क्या है स्पर्श है। कुल मिलाकर के कितने हैं 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से य र ल व, य र ल व, ठीक ना। और देखिए इनका जो उच्चारण होता है स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। देखिए हम एक ही में पढ़ा दे रहे हैं, आपको 2 से 3 बार इसलिए बता रहे हैं कि यहीं पर याद हो जाए, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए उसमें व्यंजन क्या होते हैं, उसमें व्यंजन स स ह, ठीक ना। कितने होते हैं 4 भी होते हैं स ह। उच्चारण के समय मुख से क्या निकलता है गर्म हवा निकलती है। उसमें व्यंजन में पढ़ के देखिए स ह, तो क्या हो रहा है गर्म हवा निकल रही है, ठीक ना। इसलिए उसमें व्यंजन होता है उष्मा देता है, ठीक ना। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं छ त्र ज्ञ और स्र, 4 क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। और अगला देख लेते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 2 व्यंजनों के मेल से भी बनते हैं, ये भी देख लो। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से ड ढ, क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी हुई है इसीलिए ये द्विगुण व्यंजन हो रहे हैं, ठीक ना। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं जो ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं, ठीक ना। ड और ढ के नीचे बिंदी लगा करके द्विगुण व्यंजन बनाए जाते हैं, ठीक। और हाँ, और जो एक अभी एक कुल मिलाकर के हमारे कितने हो गए, आइए जोड़ते हुए चलते हैं। देखिए 13 स्वर और 25 व्यंजन, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 38 हो गए। और 38 और 4 अंतस्थ हो गया 38 4 42, और एक उसमें 4 है 42 4 46, और संयुक्त व्यंजन 4 है तो 46 4 50, और द्विगुण व्यंजन 2 है तो 52। कुल कितने हो गए 52। और एक हम बताए हैं विशेष रूप से जो अभी नया है ल, इस तरह बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये मिलाकर के कुल 53 हो गए, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जैसे चैप्टर समाप्त होगा वर्णमाला, क्वेश्चन आपको हम इतना बेहतर तरीके से करा देंगे इससे रिलेटेड कि किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको एकदम आसानी से हलवा जैसे कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग पूरा क्लास जरूर देखा करिए, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।